एपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग की सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम स्त्री लेखन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक अस्मिता के संघर्ष की पृष्ठभूमि विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप अस्मिता की रचना में संस्कृति की भूमिका को समझ सकेंगे, स्त्री मुक्ति की अवधारणा और स्वरूप से परिचित हो सकेंगे, स्त्री मुक्ति के संदर्भ में समानता के अर्थ को समझ सकेंगे। उत्तर आधुनिक विश्व की सामाजिक संरचना में अस्मिता विमर्शों की भूमिका आधारभूत है। अस्मिता विमर्शों का संबंध उन समुदायों से है जिनको अपने किसी दोष या दायित्व के बिना किसी जाति, नस्ल, धर्म या लिंग विशेष में जन्म लेने के कारण उत्तराधिकार में मिलता है सामाजिक उत्पीड़न। अस्मिता विमर्शों का उद्देश्य विश्व के विभिन्न समाजों में वंचित और शोषित समुदायों को सामाजिक यातना और अन्याय से मुक्ति और मानवाधिकारों में उनका न्यायोचित हिस्सा दिलाना है। विभिन्न सामाजिक समुदायों को उनकी अन्यायग्रस्त स्थिति के प्रति सचेत करना, अपनी वास्तविकता को पहचानना और अपने अधिकारों के लिए सजग व संघर्ष के लिए सन्नद्ध बनाना, यह उनकी कार्य पद्धति है। ऊपर जो हमने उदाहरण लिए उनमें जातियों में दलित भारत में, नस्लों में अश्वेत अमेरिका में, धर्मों में यहूदी यूरोप खासतौर से जर्मनी में, और लिंगों में स्त्री सारा विश्व, ये प्रमुख समुदाय हैं जो हाल के इतिहास में विकट तथा सघन सामाजिक उत्पीड़न के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किए गए हैं। सतत और विकट संघर्ष के द्वारा वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए सन्नद्ध हैं। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्तरों के बदलाव सफल भी हुए हैं और संघर्ष को बढ़ाने तथा फैलाने में व्यस्त हैं। इस संघर्ष का वैचारिक पक्ष अस्मिता विमर्श के अंतर्गत आता है और अपने अपने समुदाय के अनुसार अपना नामकरण पाता है। दलित विमर्श, अश्वेत विमर्श तथा स्त्री विमर्श। विमर्श को हम एक संपूर्ण परंपरा में देखें तो चिंतन का अंग मान सकते हैं। दलित चिंतन, अश्वेत चिंतन तथा स्त्री चिंतन प्रत्येक देश, समाज और समुदाय की स्थानीय स्थिति के अनुसार अन्य अनेक स्थानीय अस्मिता समुदाय भी हो सकते हैं जिन्हें वहां के अल्पसंख्यक समुदायों के अंतर्गत गिना जाता है। प्रस्तुत इकाई में हम स्त्री मुक्ति के लिए स्त्री के संघर्ष के सांस्कृतिक आयाम की बात करेंगे, जिसके वैचारिक पक्ष को हम सांस्कृतिक स्त्री विमर्श के नाम से जानते हैं। इस बातचीत की तैयारी के लिए पृष्ठभूमि के तौर पर कुछ बुनियादी धारणाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदी में अस्मिता शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के शब्द आइडेंटिटी के समानार्थी या कि पर्यायवाची की तरह किया जाता है। उसका दूसरा और शायद अधिक उपयुक्त अनुवाद पहचान है। पहचान में खुद के लिए अपनी पहचान के अलावा दूसरों के द्वारा हमारी पहचान का भाव भी सम्मिलित होता है। इसकी तुलना में अस्मिता का अर्थ अधिक आत्मवाची और स्वत्व का बोधक है। अस्मि का अर्थ मैं हूं और ता का योग उसे मैं हूं की अनुभूति की भाववाचक संज्ञा बनाता है। लिंग अस्तित्व की बुनियादी कोटि है। हमारा कुछ भी और होना सबसे पहले स्त्री या पुरुष होने से परिभाषित होता है। हमारा स्त्री या पुरुष होना प्रकृति प्रदत्त है और दोनों के कुछ अस्तित्वगत लक्षण प्राकृतिक व बुनियादी
माने जाते रहे हैं। आज हम कहते हैं अभ्यासवश, वरना अब तक हम सोचते थे कि ये प्राकृतिक हैं और बुनियादी हैं। पुरुषोचित और स्त्रियोचित लक्षणों की एक कमोबेश सर्वस्वीकृत सूची तोरिलमोई ने अपने व्हाट इज अ वुमन नामक विशद निबंध में दी है। तोरिलमोई चीनी मूल की एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और इस प्रायः परिचित और स्वीकृत लक्षण सूची को यहाँ मैं एक पश्चिम से आई स्त्रीवादिनी के निबंध से उद्धृत कर रही हूँ, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस कदर वैश्विक व्यापकता लगभग सार्वजनीन स्वीकृति की ओर संकेत करती है। ये सूची पुरुषोचित लक्षण यूं गिनाए गए हैं, यानी जो मर्दानगी के लक्षण हैं: आक्रामक, महत्वाकांक्षी, विश्लेषणक्षम, दृढ़, खिलाड़ी, प्रतिस्पर्धी, शासन प्रिय, ताकतवर, स्वतंत्र, व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिर्भर, स्वयं पर्याप्त, सबल। इसकी तुलना में स्त्रियोचित गुणों को देखें, वे इन लक्षणों के विलोम कहे जा सकते हैं: स्नेहमयी, प्रफुल्ल, शिशुवत, करुणामयी, खुशामद पसंद, सज्जन, सहज विश्वासी, वफादार, संवेदनशील, लज्जालु, मधुर भाषिणी, सहानुभूतिशील, कोमल, दूसरों को समझने वाली, ऊष्मा भरी, समर्पणशील। उसी निबंध से स्त्रियोचित का एक और पैमाना उद्धृत है: भावुक, सज्जन, दयालु, समझदार, ऊष्मामयी, स्वयं को दूसरे के लिए पूर्णतः समर्पित करने में समर्थ, दूसरों के लिए सहाय, दूसरों की भावनाओं को समझने वाली। सूचियों के अंत में लेखिका की बहुत सार्थक और व्यंजनापूर्ण टिप्पणी है कि स्त्री होने और स्त्रियोचित होने में बड़ा फासला है। यहां मैं जिक्र करना चाहूंगी अमेरिकी लेखक और संबंध सलाहकार जॉन ग्रे की एक किताब का, जो 1990 के दशक में प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध किताब थी मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। इसके प्रकाशक हार्पर कोलिंस थे। इस किताब के बारे में कुछ सूचनाएं जानकारी को बढ़ाने वाली हैं। इस संदर्भ में, इस विषय में, इसकी 700 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। 1997 में हार्पर कोलिंस की सालाना रपट के अनुसार वो नॉन फिक्शन कोटि की बेस्ट सेलर सूची में 121 सप्ताहों तक शीर्ष पर रही, जो इस कोटि की किसी भी पुस्तक के लिए अब तक उच्चतम है। इसका जो शीर्षक है, और उस शीर्षक को पुस्तक में केंद्रीय रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये लगभग एक मुहावरा बन चुका है हमारी लोक लुभावन संस्कृति का। और लेखक ने इसके बाद अन्य एक श्रृंखलाओं में पुस्तक लिखी, सेमिनारों में, रिकॉर्डिंग्स में, विषय केंद्रित अवकाश की योजनाओं में, एकल ब्रॉडवे शो, टीवी सिटकॉम, व्यायाम के वीडियो, स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्र विन्यास, उनके परफ्यूम्स, यात्रा की योजनाएं, कार्यक्रम, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष के लिए जो सलाद की सजावट, उस तक के भी नामकरण इन पुस्तक श्रृंखलाओं के आधार पर किए गए हैं। ये सूचनाएं लोक सामान्य की मानसिकता में सहज स्वीकृत सत्यों का जायजा लेने के लिए दी जा रही हैं। पुस्तक इस अवधारणा का समर्थन करती है कि स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच सर्वाधिक आम समस्याएं और संप्रेषण विहीनता जिन कारणों से उत्पन्न होती हैं, वे स्त्री और पुरुष के बीच बुनियादी किस्म के लैंगिकता जन्य मनोवैज्ञानिक अंतर हैं। वे अंतर इतने गहरे हैं कि पुस्तक के शीर्षक के अनुसार दोनों को दो अलग अलग ग्रहों का वासी या भिन्न भिन्न प्रजातियों का प्राणी माना जा सकता है। पुरुष को कहा जाता है, यहाँ कहा गया है, मंगल ग्रहवासी, और मंगल एक योद्धा ग्रह है, और वो स्त्री को वीनस की वासिनी बताती है। वीनस प्रेम की देवी का नाम है। हमारे हिंदी उसमें शुक्र तारा जो है वो। तो दोनों का जो लैंगिक स्वभाव है वो अपने अपने ग्रह के अनुसार
तो है, लेकिन एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। यानी सहज स्वीकृत व्यापक सामाजिक अवधारणा यही है कि स्त्री पुरुष स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से भिन्न और विपरीत होते हैं। 2002 में आकर इस पुस्तक की आलोचना शुरू हुई। इतनी प्रसिद्धि, इतनी लोकप्रियता के बाद और इस आलोचना के बावजूद उसकी लोकप्रियता में कोई कमी आई नहीं है। आलोचना इस बात को लेकर के हुई कि उन्होंने मानव मनोविज्ञान को स्टीरियोटाइप में विघटित कर दिया है। तब से लेकर 2004 में, फिर 2008 में बड़े पैमाने पर प्रश्नोत्तरी और साक्षात्कारों के जरिए सर्वेक्षणों और शोध कार्यों के द्वारा सिद्ध किया जाता रहा है कि स्त्री और पुरुष मानसिकता के स्तर पर एक दूसरे से इतना भिन्न नहीं होते हैं जितना यहाँ बताया गया है। अगर ये समझा गया है कि पुरुष होने का मतलब अपनी भावनाओं को रफा दफा करना और समस्याओं को छोटा करके आंकना है, जैसा कि इस किताब में किया गया था, तो पुरुष को वास्तव में समझा ही नहीं गया है। अधिकतर पुरुष ऐसा नहीं करते और ऐसा समझना स्त्री पुरुष दोनों में से किसी के भी हित में नहीं है। स्त्री पुरुष के बीच प्रतीयमान अंतर अंततः सामाजिक गढ़ंत है और स्त्री व पुरुष दोनों ही सामाजिक व राजनीतिक रूप से समान इच्छाएं रखते हैं। वे एक दूसरे से अलग प्रजातियों, ग्रहों या कोटियों के जीव नहीं हैं और ऐसे लोक लुभावन शीर्षकों के आग्रह के विपरीत ये कहना सच नहीं है कि स्त्री पुरुष अपने अपने संबंधों के विषय में गुणात्मक रूप से अलग अलग ढंग से सोचते हैं। लेकिन इन सर्वेक्षणों और शोध कार्यों के बावजूद 1990 के दशक से लेकर आज 20 वर्ष बाद तक भी मेन आर फ्रॉम मार्स और उसकी अनुपूरक पुस्तिका श्रृंखला लोकप्रियता के पैमानों पर स्वयं एक मानक बनी हुई है। उसके लेखक जॉन ग्रे, संबंध सलाहकार, वे अपने व्यावहारिक अनुभवों का निचोड़ तथा लोकप्रियता को एक अकादमिक मूल्य न मानते हुए भी उसे मिलने वाली व्यापक सामाजिक स्वीकृति की सूचना से स्त्री विमर्श के लिए कुछ मूल्यवान निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो अस्मिता की रचना है, इसमें प्रकृति और संस्कृति की जो भूमिका है, इसके बारे में सोचें तो इस किताब के मेन आर फ्रॉम मार्स से लगभग 40 साल पहले ही सिमोन द बोवा की जो सेकंड सेक्स नाम की किताब थी, 1949 में वो मूल फ्रेंच में आ चुकी थी और 1953 में अंग्रेजी में अनुदित होकर व्यापक स्तर पर दुनिया भर के बड़े हिस्से में उपलब्ध हो चुकी थी। 1990 में सिमोन द बोवा का वो प्रसिद्ध सूत्र वाक्य व्यापक प्रचलन में लाया जा चुका था, जिसे अपने उग्रवादी तेवर में स्त्री विमर्श की दूसरी लहर ने अपना सिंहनाद बनाया था। प्रसिद्ध, हम सब जानते हैं, स्त्री होती नहीं बनाई जाती। सिमोन द बोवा ने जो बात यहाँ कही है उसे कैसे समझा जाए? होने और बनाए जाने का मौलिक अंतर क्या है? एक उत्तर बहुज्ञात है, निश्चित है। होना प्राकृतिक है, बनाया जाना सांस्कृतिक और सामाजिक। जो होता है वो तो केवल स्त्री देह का मांसपिंड है, यानी वो सद्यजात शरीर जिसमें स्त्री सूचक जननांग है, स्त्रीलिंग। और यद्यपि उसे स्वयं नहीं पता, लेकिन उसके आसपास का समाज उसको जन्म के साथ ही स्त्री नाम से चिन्हित कर देता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी चेतना पर पड़ती छापों के संचय से संज्ञान की क्षमता आते ही स्वयं को स्त्री के रूप में पहचानने लगती है और स्त्रीयोचित व्यवहार करने लगती है। स्त्रीयोचित व्यवहार सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है और यद्यपि प्रत्येक समाज में उसकी अवधारणा अलग अलग होती है, लेकिन वो इस बात में हर जगह समान है कि वो पुरुष की तुलना में वंचित और अन्यायग्रस्त है। स्त्री पैदा नहीं होती का कुल मतलब
का सद्यजात शिशु का इस बात से अनभिज्ञ होना है कि वो स्त्री है। वो बनाई जाती है का अर्थ क्या ये है कि न बनाए जाने का भी कोई विकल्प मौजूद है। जैसे ही बीज गर्भ में स्थापित होता है, बल्कि उसके भी पहले जैसे ही कोई युगल शिशु रचना के कार्य में प्रवृत्त होता है, वैसे ही इस बात से कि उस युग्म के दोनों सदस्य कौन हैं, किस पृष्ठभूमि, किस कुल, किस परिवार के, ये तय हो जाता है कि इस गर्भस्थ शिशु को पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आनुवंशिक उत्तराधिकार के रूप में क्या मिलने वाला है। इंसान का जन्म ही एक प्रदत्त परंपरा में प्रदत्त उत्तराधिकार के साथ होता है और जन्म लेते ही उसका बनाया जाना शुरू हो जाता है। बाद में वो चाहे तो विद्रोह कर सकता है, लेकिन होश में आने के पहले ही शायद वो इतना बनाया जा चुकता है कि ये भी तय हो जाता है कि वो विद्रोह करना चाहेगा या नहीं, या अगर चाहेगा भी तो उसके विद्रोह की दिशा क्या होगी। सिमोन द बोवर जब कहती हैं स्त्री होती नहीं बनाई जाती है, तो उनका तात्पर्य किसी किस्म के दैहिक नियतिवाद की सत्ता से इनकार करना है। स्त्रीत्व की किसी विशेष अवधारणा की अनिवार्य अन्यायग्रस्त अधीनता से इनकार करना है। लेकिन समझना जरूरी है कि पैदा होना और बनाया जाना असल में एक दूसरे से कोई खास अलग घटनाक्रम नहीं है, सिवाय इसके कि पैदा तो एक ही तरह से हुआ जाता है, लेकिन बनाया अलग अलग तरह से जाता है। न केवल स्त्री पुरुष को एक दूसरे से, बल्कि अलग अलग पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सांचों के अनुसार स्त्रियों को अन्य स्त्रियों से और पुरुषों को अन्य पुरुषों से भी अलग अलग। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि ये सांचे भी कोई ऐसे ठोस और अनम्य नहीं हैं कि उनमें ढलकर निकलने वाली हर प्रतिभा एक दूसरे की यथावत प्रतिकृति हो। कहने का मतलब ये है कि इंसान को जन्म के साथ जो बना बनाया बहुत कुछ मिलता है, वो बड़ी हद तक निश्चित, लेकिन एक हद तक अनिश्चित, अतः लचीला हुआ करता है। लेकिन वास्तव में मनुष्य का आदिम या प्राकृतिक रूप क्या है, कौन सा पशु, हम नहीं जानते, क्योंकि पैदा होते ही बनाया जाना शुरू हो जाता है और होश के प्रथम क्षण में ही हम स्वयं को बनाया गया पाते हैं। जो बनाया गया है उसके विरुद्ध विद्रोह के क्षण में हम कहते तो हैं कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, लेकिन मतलब दरअसल कुल मिलाकर यही निकल सकता है कि ऐसी नहीं वैसी भी बनाई जा सकती थी, या जैसा हमें बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही आखिर तक बने कैसे रह सकते हैं। अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए किसी और तरह से बनने या बनाए जाने की बात ही कर सकते हैं। प्रकृति और संस्कृति दोनों बनाए जाने के ही, या कहें कि संस्कृति के ही, दो प्रकार हैं। प्रकृति बनाए जाने की वो स्थिति है जिसमें हम जन्म से मिले हुए बने बनाए को प्राकृतिक मानकर जस का तस स्वीकार कर लेते हैं। संस्कृति बनाए जाने की वो स्थिति है जिसमें हम सजग होकर अपने आसपास की संरचनाओं, संस्थाओं में बसे हुए आचार व्यवहार के कायदे, कानून, पाबंदियों, नियम, निषेध, सामाजिक पारिवारिक भूमिकाओं के मितकों और कसौटियों को सांस्कृतिक अर्जन की तरह देखते हैं। उनको प्राकृतिक समझने से इनकार करते हैं। उनमें से चुनाव और परित्याग का, परिवर्तन का हौसला रखते हैं। ये आविष्कार भी करते हैं कि सांस्कृतिक अर्जन की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं, बाहर के परिवेश में भी और अपने भीतर भी। यानी मनुष्य, आदिम मनुष्य भी बुनियादी तौर से प्राकृतिक नहीं सांस्कृतिक प्राणी है और प्रकृति को तोड़ने, मरोड़ने, बदलने की दिशा में विकसित हुआ है। वो दिशा कहीं कहीं किसी किसी संस्कृति में प्रकृति के अनुकूल, जैसे परंपरागत भारतीय संस्कृति में, लेकिन आधुनिक संसार में अधिकतर प्रकृति के प्रतिकूल दिशा ही है। स्त्री के प्राकृतिक आदिम स्वरूप के बारे में सोचना हो तो या तो किसी वन्य गुफा नारी की कल्पना की जा सकती है, या फिर स्त्री शरीर के अंतःस्रावों या हार्मोन्स के कारण निर्मित होने वाले किसी बुनियादी स्त्री स्वभाव की। लिंग की प्राकृतिक सत्ता
और सांस्कृतिक निर्मितियों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए स्त्री विमर्श में अंग्रेजी के दो लगभग समानार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल की शुरुआत हुई, सेक्स तथा जेंडर। विमर्श के योगदान के फलस्वरूप आज इन दोनों शब्दों के अंतर को भली भांति प्रतिष्ठित किया जा चुका है। अन्यथा मूलतः दोनों शब्द कमोबेश समानार्थी और पर्यायवाची थे। तोरेल मोई ने किंचित विनोद पूर्वक कहा है कि सौभाग्यवश अंग्रेजी भाषा में ये दो शब्द हैं जिनको इन दो अलग अलग अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। दुनिया के जो हिस्से अंग्रेजी भाषा से अपरिचित हैं और जिनकी भाषा में दो शब्दों की ऐसी सुविधा नहीं है, उनमें प्रकृति और संस्कृति की ये विभक्ति कैसे अनुभूति या अभिव्यक्ति का अंग बनती होगी। या मान लिया जाए कि अंग्रेजी भाषा ही स्त्री विमर्श और उसकी संस्कृति को संचालित कर रही है। जहां अंग्रेजी नहीं है वहां क्या ये विभक्ति भी नहीं होती होगी? भ्रमवश हमारी कोशिश सेक्स और जेंडर के यथावत अनुवाद की होती है, जबकि प्रयास अपने भाषिक उपकरणों से मूल अनुभूति को पकड़ने और अभिव्यक्त करने का होना चाहिए। सेक्स का संबंध स्त्री शरीर तथा पुरुष शरीर से है। जेंडर का संबंध सामाजिक कायदे कानूनों व अन्य पाबंदियों द्वारा परिभाषित होने वाले पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व अथवा पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित आचरण से है। इस सांस्कृतिक अर्थ में जेंडर शब्द के इस्तेमाल का पहली आधिकारिक उपस्थिति विकिपीडिया के अनुसार 1963 में अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के 5वें संस्करण में दर्ज हुई। सेक्स की कोटियां मेल तथा फीमेल अर्थात केवल लिंग परिचय के रूप में सूचित होती हैं। जेंडर की कोटियां मैस्कुलिन तथा फेमिनिन अर्थात लैंगिक लक्षणों के समुच्चय की तरह सूचित होती हैं। लैंगिक विशेषण है जिसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी लैंगिकता। लिंग और लैंगिकता को हिंदी में सेक्स और जेंडर का उपयुक्त स्थानापन्न माना जा सकता है। तोरेल मोई ने अपने निबंध व्हाट इज अ वुमन में जूडिथ बटलर, डॉना हैथवे तथा एलिजाबेथ ग्रॉज के सेक्स तथा जेंडर संबंधी विमर्श के विवरण के लिए बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों की एक सूची बनाई है जिससे दोनों का अंतर समझा जा सकता है। लिंग शारीरिक है, लैंगिकता राजनीतिक। लिंग प्राकृतिक है, लैंगिकता सांस्कृतिक। लिंग सारतत्व का सूचक है, लैंगिकता गढ़ंत है। लिंग सारतत्ववादी है, लैंगिकता गढ़ंतवादी। लिंग शरीर से जुड़ा है, लैंगिकता मन मस्तिष्क से। लिंग अकर्मक है, लैंगिकता सकर्मक। लिंग मूलाधार है, लैंगिकता अधिरचना। लिंग अस्तित्व है, लैंगिकता कर्म या डूइंग करना। लिंग वस्तु तत्व है, लैंगिकता आचरण। लिंग निश्चित है, स्थिर, लैंगिकता गत्वर और परिवर्तनीय। लिंग अविचलित है, लैंगिकता विचलनशील। लिंग स्पष्ट है, लैंगिकता अस्पष्ट। लिंग विमर्श पूर्व है और लैंगिकता विमर्शगत। लिंग भाषा पूर्व है, लैंगिकता भाषिक। लिंग प्राक समाजीकरण मौजूद होता है जबकि लैंगिकता सामाजिक है। लिंग इतिहास निरपेक्ष है, लैंगिकता ऐतिहासिक है। इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं प्रकृति और संस्कृति का अंतर क्या है लिंग और लैंगिकता के संदर्भ में। लैंगिकता को सांस्कृतिक गढ़ंत मान लेने के बाद स्त्री की तरफ से बोलने की कोशिश में स्त्रीवाद प्राय ये मानता हुआ सा प्रतीत होता है कि उसे मालूम है कि स्त्री वास्तव में क्या है। लेकिन अगर इस वास्तविकता को देखा जाए कि स्त्री के विषय में ज्ञान का हर स्रोत पितृसत्तात्मक समाज में जन्मा है और वो पितृसत्ता के लिंगवाद और स्त्री द्वेष से प्रदूषित है, तो ऐसी मान्यता को और ऐसे आत्मविश्वास को दुस्साहस ही कहा जा सकता है। जिस भी स्रोत की तरफ मुड़े, हम चाहे ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें या दार्शनिक निर्मितियों को देखें,
सामाजिक वैज्ञानिक आंकड़ों को देखें या दैनिक व्यवहार से संचित किए गए आत्मनिरीक्षण की ओर नजर डालें। स्त्री की गणंत में स्त्री के शरीर का माध्यम होना, इस पर पुरुष का विमर्श ही हावी है और पुरुष विमर्श ही बताता है कि स्त्री क्या है या उसे क्या होना चाहिए। स्त्री वहां निरंतर निंदा की, अवमानना की पात्र है। इस विमर्श का अतिक्रमण करने की इच्छुक स्त्रीवादियों को लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस संदर्भ में सबसे पहले दर्ज करने की बात यह है कि जिसे हम अब तक स्त्री विमर्श के नाम से जानते आए हैं वो कोई इकहरी विचारधारा नहीं है, बल्कि स्त्री से जुड़े अनेक विचारों का समुच्चय है जो पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर विकसित और विस्तृत होता रहा है। वो बहुलता उसको अनेकायामी बनाती है। वैचारिक बहुलता उत्तर आधुनिक चिंतन का विशेष लक्षण है और यह वैचारिक जनतंत्र के आग्रह से उत्पन्न होता है। स्त्री विमर्श में इस बहुलता को एक सूत्रित करने वाला केंद्रीय मुद्दा पितृसत्ता की व्यवस्था में स्त्री जीवन के वास्तविक अनुभवों और सांस्कृतिक सामाजिक भूमिकाओं के परीक्षण के द्वारा लैंगिकता, लैंगिक विषमता के स्वरूप को समझता है। दूसरी बात यह है कि स्त्रीवाद को खास तौर से मूलगामी उग्र स्त्रीवाद को गलत ढंग से पुरुष द्वेषी और पुरुष विरोधी समझ लिया जाता है। स्त्रीवाद का विरोध पितृसत्ता, उसकी व्यवस्था और उसकी संस्कृति से है, पुरुष से नहीं। पुरुष भी पितृसत्ता की उपज है और इस बात का दोषी नहीं है कि वो इस स्त्री द्वेषी रूप में गढ़ा गया है। स्त्रीवाद को पुरुष द्वेष से जोड़ने का मतलब ये मान लेता है कि दार्शनिक तथा राजनीतिक तौर पर पितृसत्ता और पुरुषों को अभिन्न कहा जा रहा है। यह स्त्री विमर्श के लिए सत्य नहीं है, लेकिन संभवतः ऐसा तो है ही कि पितृसत्ता में पुरुष लाभ की स्थिति में होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसका तादात्म्य पितृसत्ता के साथ हो और वो स्वयं को उसके साथ अभिन्न मानने के कारण स्त्रीवाद को पुरुष द्वेषी मानता और पाता हो। ये यथार्थ नहीं है। स्त्री विमर्श की ओर से, स्त्री की ओर से ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बोध की समस्या है। तो स्त्रीवाद के दूसरे चरण में समानता का अर्थ भी पुनः परिभाषित होता है। समानता का अर्थ यहाँ स्त्री पुरुष की समरूपता नहीं, दोनों की परस्पर अनुकृति या प्रतिकृति जैसी स्थिति नहीं, बल्कि ये है कि भिन्नताओं के बावजूद मानवाधिकारों में हिस्सेदारी की, मानवीय गरिमा पर दावे के अधिकार की समानता। औपचारिक समानता के विपरीत ये वास्तविक समानता है जो अपने से भिन्न के लिए भी समानाधिकार को स्वीकार करती है और मूल्यवत्ता देती है। 1979 में स्त्रीवाद की जो दूसरी उग्रवादी सांस्कृतिक लहर उठान पर थी, उसके दौरान और उसके प्रभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायोजन में मानवाधिकार तंत्र में स्त्री की भिन्नता को प्रवेश देने वाला प्रतिज्ञा पत्र स्त्री अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में अंगीकृत हुआ और स्त्री के प्रति भेदभाव उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर 3 सितंबर 1981 में लागू किया गया। इस प्रतिज्ञा पत्र पर भारत भी एक हस्ताक्षरी है और हमारा स्त्री विमर्श असल में इस समाजीकरण की इस अभियांत्रिकी में से आज का स्त्री विमर्श जन्मा है। तो इस प्रतिज्ञा पत्र में स्त्री के विरुद्ध भेदभाव को यूं परिभाषित किया गया है: लैंगिक आधार पर कोई भी ऐसा भेदभाव, बहिष्कार या प्रतिबंध जो स्त्री की वैवाहिक स्थिति से बेलिहाज, स्त्री पुरुष की समानता के मद्देनजर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या अन्य किसी भी क्षेत्र में स्त्री के मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के संज्ञान, उपभोग या व्यवहार का क्षय अथवा हनन करता हो।
ये परिभाषा स्त्री को हर क्षेत्र में कानूनन हर उस मानवाधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता का दावेदार बनाती है जिसका भागी पुरुष है और मातृत्व के संदर्भ में कुछ अधिक व अतिरिक्त का हकदार भी बनाती है। एक तरह से स्त्री की समानता की जो एक वास्तविक जमीन है, उसकी राजनीतिक स्वीकृति, संवैधानिक स्वीकृति, वो यहाँ से शुरू होती है। अगर कहें तो नतीजे की तरह से समेटकर कि दुनिया की आधी आबादी की पहचान का संघर्ष है स्त्री विमर्श। स्त्रीवाद अपने लिए किसी अलग सत्ता या घर की मांग नहीं करता, बल्कि सत्ता में बराबरी का सम्मानजनक अधिकार मांगता है। वो लैंगिकता की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के स्त्री विरोधी रूप का खंडन करता है। इसके आधार पर किए जाने वाले स्त्री शोषण को नकार कर एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जहां स्त्रियां भी अपना विकास कर सकें। वर्तमान में स्त्रीवाद की कई शाखाएं विकसित हो चुकी हैं और विश्व के हर समाज में स्त्री अस्मिता की पुरजोर आवाज सुनी जा रही है। स्त्रीवादी आंदोलन को और तेज किया जा रहा है और इसे गहराई और समझ भी प्रदान करने की कोशिशें हो रही हैं।